CDP क्लास 25। स्टार्ट करते हैं। ये बारिश की वजह से थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, सभी जगह पर है थोड़ी थोड़ी, तो है ना। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर अभी तक ना किया हो तो कर लीजिएगा। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा, ये जो बेल आइकॉन है इसको भी प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है कि नहीं। अगर ऑल ऑन किया हुआ है तभी सारे नोटिफिकेशन जाएंगे। यूट्यूब का एल्गोरिथम उसी तरीके से काम करता है, स्पेशली आजकल तो बिल्कुल नहीं जाएगा नोटिफिकेशन अगर आपने ये जो नोटिफिकेशन या बेल आइकॉन है इसको प्रेस करके ऑल जो है वो ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ तो इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ। जो क्लासरूम डिसिप्लिन है यानी कक्षा कक्ष में जो अनुशासन है उसका ओरिएंटेशन किस तरफ होना चाहिए या किस चीज को प्रमोट करना चाहिए अनुशासन को। सोशल कंफॉर्मिटी, सामाजिक अनुरूपता, सेल्फ डायरेक्शन को, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट या फिर एक्सेप्टेबल क्लासरूम बिहेवियर। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से बताइए। क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ, किस तरफ। सी इज बेस्ट आंसर, अनिकेत कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिकेत। पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट की तरफ प्रमोशन होना चाहिए कि बच्चा खुद स्वयं भी और जो आसपास के लोग हैं वो ठीक से वहां सामंजस्य बिठा पाए क्लासरूम में। तो क्लासरूम डिसिप्लिन का जो फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि सब ठीक से सेटल्ड हो। ठीक है बात, ये एक बेसिक सी बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉयज हैव एन IQ ऑफ 120 ईच, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। दो लड़के हैं, दो बच्चे हैं, दो बॉयज हैं जिनका जो IQ है वो 120 है। IQ का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, स्टर्न ने बात की थी, MA यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो एक बार बताइए आप कि IQ 120 है दो बच्चों का, तो इसका मतलब क्या है। बोथ वुड बी सक्सेसफुल इन हाई स्कूल एंड कॉलेज, हाई स्कूल और कॉलेज में दोनों सक्सेसफुल होंगे। या फिर दीज बॉयज हैव इक्वल मेंटल एजेस, दोनों की मानसिक आयु जो है वो सिमिलर है। या फिर बोथ वुड हैव द सेम एप्टीट्यूड टू द सेम डिग्री, क्षमताएं सेम होंगी, सेम डिग्री तक होंगी। या फिर नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज इसेंशियली ट्रू। बताइए एक बार। डी इज द राइट आंसर। कौन है ये जो डी इज द राइट आंसर कह रहे हैं। देखो ये जरूरी नहीं है यार, मेंटल एज सेम होगी तभी जो है ये IQ इतना निकल करके आएगा। ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा क्रोनोलॉजिकल और MA में, तो स्कोर आ सकता है। तो ये तो रेशियो पे डिपेंड करेगा। आंसर होगा इसका नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज इसेंशियली ट्रू। अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, सेम हो सकती है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल, बट जरूरी नहीं है ना, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया। ठीक, तो जरूरी नहीं है। और मेंटल एज सेम ना होके भी IQ सेम आ सकता है, ये भी एक बात हुई। ठीक है बात, तो अनिवार्य रूप से सही नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि इसेंशियली सही ही हो सारी बातें। ऐसा कोई IQ निर्धारित नहीं करता कि स्कूल और कॉलेज में 100% दोनों ही अच्छा करेंगे। अगर एक बच्चे की डायरेक्शन चेंज हो गई तो जो वो एक टेररिस्ट है जो बम बना रहा है वो भी तो विलक्षण बुद्धि तो वो भी हुआ ना भाई। IQ तो उसका भी अच्छा ही होगा, बट डायरेक्शन। इसके अलावा और फिर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं आपको। दीज बॉयज हैव इक्वल मेंटल एजेस, वही बात, जरूरी नहीं है। बोथ वुड हो सकता है बट जरूरी नहीं है। बोथ वुड हैव द सेम एप्टीट्यूड टू द सेम डिग्री, क्या सेम एप्टीट्यूड होता है सब में। जितने भी दुनिया में मान लीजिए टॉपर्स ही हैं या जिनका भी IQ सेम है वो सब सेम ही फील्ड में जा रहे हैं, सेम ही क्षमता है उनके अंदर, कहना गलत होगा। IQ सेम हो सकता है बट इंटरेस्ट, एबिलिटी, एप्टीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है बात, तो डी आंसर, डी ऑप्शन जो है वो बेहतर है। बहुत बढ़िया नाज 24/7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग इज, वैज्ञानिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, एस्पेक्ट है, क्या। बताइए एक बार। प्रॉब्लम, रिजल्ट्स, मेथड या हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना कहते हैं जिसको हम। धन्यवाद आयशा, वी ऑल आर ऑसम। मेरा भी था डी। ठीक है केदारमल जी, दीजिए जवाब, दीजिए जवाब। हाइपोथेसिस, बिल्कुल सही बात है हैप्पी। दी हाइपोथेसिस जो परिकल्पना है, हम कुछ एविडेंसेस के बेसिस पे, कुछ आइडियाज के बेसिस पे एक कल्पना कर लेते हैं या तो या कहीं अजम्पशन लेते हैं। ये थोड़ा सा लेजिटिमेट होता है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल आंख बंद करके कुछ भी अंधेरे में तीर नहीं चलाया जाता, बट कुछ एविडेंसेस के बेसिस पे एक हम अजम्पशन लेते हैं, तभी हम साइंटिफिक इंक्वायरी आगे करते हैं। कुछ अजम्पशंस हम लेते हैं डेटा के बेसिस पे, जिसको हम हाइपोथेसिस कह रहे हैं। ठीक है बात कि भाई ये प्रोबेबल रीजन हो सकता है इस एक प्रॉब्लम का, या ये प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकता है इस एक प्रॉब्लम का। तो हाइपोथेसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक थिंकिंग में, है ना। कोई भी एक साइंटिस्ट भी है तो वो भी तो पहले एक हाइपोथेसिस ही बनाएंगे, फिर उसको प्रूव किया जाएगा कि फाइनली ये चीज सही है कि नहीं है। ठीक है बात,
तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टीचर फील्स दैट हिज स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिज टीचिंग, ही शुड। एक शिक्षक है जो ये फील करता है या ऐसा उसको महसूस हुआ कि जो उसके बच्चे हैं, यानी बच्चे मींस जो विद्यार्थी हैं उसके, आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिज टीचिंग, उसके शिक्षण से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है बात। अमित आंसर दीजिए। सजेस्ट द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन प्राइवेट ट्यूशन, तो वो बच्चों को क्या कहेगा, भाई मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो एक प्राइवेट ट्यूशन लगवा लो मुझसे ही या किसी और से लगवा लो, या फिर अंडरगो आ रिफ्रेशर कोर्स टू इंप्रूव हिज टीचिंग। एक रिफ्रेशर कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ना टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान भी, टीचिंग ट्रेनिंग नहीं टीचिंग के दौरान भी, इन टीचिंग भी, या फिर ट्राई टू फाइंड आउट अनदर जॉब, कोई और जॉब ढूंढे, या फिर रिक्वेस्ट द हेडमास्टर टू चेंज हिज क्लास, कहेगा कि भैया मेरी क्लास जो है, यशपाल जी बहुत बड़े, आप में से बहुत सारे लोग रेगुलर आते हैं, सभी का नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है, तो नाराज मत होइए इस चीज को लेकर के, बाकी तो क्या ही कर सकते हैं। आंसर कीजिए। सरिता गोस्वामी कह रही हैं डी को लॉक कर दो, और शेफाली कह रही हैं बी को लॉक कर दो। दोनों को तो नहीं कर सकते यार, डी को तो लॉक नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी हो गया हेडमास्टर को कह दिया कि ठीक है, ऐसा आपको फील हुआ, मान लीजिए मुझे अनुभव होता है कि भाई सेटिस्फेक्शन, आप सेटिस्फाइड नहीं है या मैं अपनी टीचिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं कहूं कि छोड़ दो, या तो कुछ और ज्वाइन कर लो, या तो क्लास ज्वाइन कर लो। अगर आप टीचिंग में हैं तो कुछ तो एप्टीट्यूड लेकर के ही गए होगे, तभी पहुंचो वहां तक क्लासरूम में। उस केस में प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन कराना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी जॉब फाइंड आउट करके भी आप क्या कर लेंगे, अगर आप टीचर हैं तो फिर क्या होगा, कहीं और भी प्रॉब्लम आएगी। बी ऑप्शन जो है वो मच बेटर है कि आप अंडरगो अ रिफ्रेशर कोर्स टू इंप्रूव हिज टीचिंग। जो टीचिंग है और लर्निंग है दोनों ही एक प्रोसेस की तरह हैं। आप हमेशा, आपके पास स्कोप होता है बेहतर करने के लिए और अच्छा होने के लिए। बच्चे चेंज होते रहते हैं समय के साथ, उनकी डिमांड्स चेंज होती रहती हैं, उनका सीखने का तरीका चेंज होता रहता है, आपके एग्जांपल्स चेंज होते रहते हैं। सेम टॉपिक भी अगर हम करें तो 4 बार 4 तरीके के नए नए एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जो 4 अलग अलग तरह के बच्चों को जोड़ पाए। ठीक है बात। तो आप देखते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं टीचर्स के लिए टाइम टाइम पर, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको अच्छे से पता होगी ये बात। इस केस में क्यों है ये, ताकि आप समय समय पर अपनी टीचिंग स्किल्स को बेहतर कर सकें। टीचिंग में आपकी नॉलेज से ज्यादा खेल किस चीज का है, आपकी टीचिंग स्किल का है ना। तो बी ऑप्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है बात, सही है, मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Which article states educational rights of minorities are protected by Indian Constitution? वही अल्पसंख्यकों के शैक्षिक जो अधिकार हैं वो प्रिजर्व्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से एक एक्ट के द्वारा या आर्टिकल के द्वारा, अगर मैं कहूं तो ठीक, कौन से अनुच्छेद में माइनॉरिटी की एजुकेशन की बात हुई है। आर्टिकल 28, 29, 30 या 31 यानी 31, बताइए एक बार। से माय नेम पारुल मिश्रा, बी को लॉक कर दें। ठीक है माधुरी सचिन शर्मा, ओके। नहीं मालूम, निर्मला व्यास करिए। कितनी ज्यादा ईमानदार हैं निर्मला जी आप, हैं ऐसे कहते ही नहीं है लोग, तुक्का तो लगा ही देते हैं एटलीस्ट, हैं। बहुत बढ़िया। स्पीड में बताइए, सौरभ कह रहे हैं बिल्कुल बता देंगे, स्पीड में, बहुत तेजी से स्पीड में बता देंगे। आंसर जो है वो सी होगा, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 बेसिकली बात करेगा विच आर्टिकल स्टेट्स एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर प्रोटेक्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो एजुकेशनल राइट्स हैं और इवन उनको एजुकेशनल क्या कहें, इंस्टीट्यूशंस या अपने जो भी उनका रिलीजन है उसको प्रोटेक्ट करने का राइट है आर्टिकल 30 में। ठीक है बात, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, जितने लोग आर्टिकल 29 कह रहे हैं तो उसमें आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन को लेके कुछ है कि उनको रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो एक डिफरेंट चीज हो गई। तो ये आर्टिकल 30 होगा जिसमें जो मान लीजिए मदरसे हैं या बाकी इस तरीके की चीजें हैं जो अपने माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल राइट्स को या इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं अपनी जो भी उनकी टीचिंग्स हैं या बाकी चीजें हैं रिलीजन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार। द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो कब हर साल मनाया जाता है, किस डेट को? 2 अक्टूबर, 11 नवंबर, 30 जनवरी या फिर 31 मार्च? बताइए। प्राची भिंगारे, बहुत बढ़िया। प्रियंका द्विवेदी, नाम तो ले लिया आपका, आंसर कीजिए। सौरभी बिल्कुल सही है आंसर, है ना। आंसर क्या है इसका? सिंपल आंसर है 11 नवंबर
जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम 2008 से हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया है नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। ठीक है, चिल्ड्रंस डे आता है आपका 14 को, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है या लाल बहादुर शास्त्री, तो वो एक डिफरेंट चीज हो गई। तो आंसर होगा इसका 11 नवंबर। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाएं इसी के साथ। what is the best criterion to devise a seating plan in the class? सीटिंग प्लान आप जानते हैं, बच्चों को जो आप देखते हैं रोटेशन चेंज होती रहती है, आगे कौन बैठेगा पीछे कौन बैठेगा, कैसा होना चाहिए सिटिंग प्लान, है ना। इसको लेकर के कौन सा एक क्राइटेरिया जो है वो बेहतर है। क्राइटेरिया वैसे हम हिंदी में बोल देते हैं बट सिंगुलर फॉर्म क्राइटेरियन ही होती है। ठीक, तो फैमिली बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, पर्सनल रिलेशंस विद स्टूडेंट्स, हाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ विजन, या फिर इंटेलिजेंस एंड लेवल ऑफ मोटिवेशन। बताइए एक बार क्या सही होगा न्यूट्रॉन एकेडमी? स्टूडेंट्स, हाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ विजन, बच्चों की जो ऊंचाई है, जो उनकी हाइट है, और इंटेंसिटी ऑफ विजन। जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा पेरेंट्स भी जाते हैं घर से कि भाई हमारे बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, उसको देखने में प्रॉब्लम है, उसको आगे बिठाया करो। दैट मीन्स जिसको इंटेंसिटी ऑफ विजन में प्रॉब्लम है उसको आप उस तरीके से बिठा सकते हो, है ना। और हाइट का भी एक क्राइटेरिया होता है, अदरवाइज तो वो रोटेशन वाला चक्कर भी ठीक रहता है, बट ऑप्शन में जो है हम उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। फैमिली बैकग्राउंड का इसमें कोई मतलब नहीं है ना। पर्सनल रिलेशन ऐसा नहीं होगा ये मेरा फेवरेट बच्चा है इसको आगे बिठाऊंगा अपनी जड़ में, वो नहीं होना चाहिए। ठीक, इंटेलिजेंस लेवल एंड मोटिवेशन ये कोई लेजिटिमेट रीजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। If majority of your students fails in the examination, you will fix its responsibility on. मतलब कि अगर ज्यादातर अधिकांश छात्र आपके पढ़ाए हुए परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? बताइए पूजा गुप्ता जी, बताइए एक बार। डी भी हो सकता है, लक्ष्मी कह रही है, अभी डिस्कस कर लेंगे, टेंशन क्यों लेते हो? डी क्यों हो सकता है? मतलब इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से आगे पीछे बिठाओगे, ये तो तुक ही नहीं बनी ना, ये तो फिर आपने विभेदीकरण कर दिया बच्चों में। उनकी नीड्स को देखते हुए आगे पीछे बिठाओगे या फिर फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पे उनको सेग्रीगेट करोगे? जवाब दीजिए। अगर बहुत ज्यादातर बच्चे आपके पढ़ाए हुए फेल हो जाते हैं तो ये यू विल फिक्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन, आप इसका जो दारोमदार है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो किस पर डालेंगे? बताइए एक बार। विनीत बिल्कुल सही है बात। योर ओन मेथड ऑफ टीचिंग, आप अपने मेथड को लेकर के रिफ्लेक्ट करेंगे, चिंतन करेंगे कि आपके मेथड में क्या कमी रह गई, आपको और कहां इंप्रूव करना है, कैसे अच्छे तरीके से पढ़ाना है, उनसे फीडबैक लेना है, बच्चे के गैप कहां रह गए, ये सारी चीजें। बजाय कि आप स्कूल फैसिलिटीज या प्लानिंग जो है अथॉरिटीज की वो खराब हुई या नेग्लिजेंस हुआ किया बच्चों ने, आप रीजन बाहर नहीं ढूंढते हैं दुनिया में, आप रीजन स्वयं में ढूंढते हैं, वैसे भी जीवन में कोई समस्या हो तब भी, है ना। तो योर ओन मेथड ऑफ टीचिंग, आपका खुद का जो मेथड है या तो वो फॉल्टी है या उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि टीचर ही है इंप्लीमेंटर एक तरीके से। चाहे कितनी भी रिसोर्सेज बन जाएं, कितनी भी पॉलिसीज बन जाएं, क्लास में आप ही खड़े होते हैं जाकर के। ठीक है बात? तो सी ऑप्शन, और ज्यादातर बच्चे हो रहे हैं फेल, दैट मीन्स मेथड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सी ऑप्शन हो गई। क्लियर बात? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है मैचुरेशन इज अ, परिपक्वता क्या है? परिपक्वता क्या है? मैचुरेशन से एक क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया है आना। डेवलपमेंटल प्रोसेस है, एक्सपीरियंशियल प्रोसेस है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है, या एडजस्टमेंट प्रोसेस है? शिवांगी चौधरी, थैंक यू। लक्ष्मी विश्वकर्मा, आंसर कीजिए शिवांगी। आदर्श सिंह चौहान, जवाब दीजिए। जवाब, एक्सपीरियंशियल प्रोसेस अनुभवात्मक नहीं है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, विकासात्मक प्रक्रिया है, एक डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, जो एज के साथ आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपके अंदर हैं, जेनेटिकली आपको मिले हैं, हेरिडिटी से, आनुवांशिकता से, वो समय के साथ अनफोल्ड होते हैं। हमारी फ्रंटल लोब भी 25 के बाद अच्छे से डेवलप होती है, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं। 3 साल के बच्चे को आप प्याजे नहीं पढ़ा सकते, क्यों? क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं हुआ उसका ब्रेन, और मे बी आप उसको डंबल नहीं उठवा सकते, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी भी मेच्योर नहीं हुई, इस तरीके से वो परिपक्व नहीं हुआ। तो एज के साथ आती है मेच्योरिटी, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, एक हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है ना। और डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑब्वियसली डेवलपमेंट स्टेजेस में आएगा ये। ठीक, तो ये सब को छोड़ करके हम ए के साथ जाएंगे। हमने समझा भी था कि डेवलपमेंट, मान लीजिए ये एक बड़ा सा गोला है, ग्रोथ इसके अंदर आ जाएगी, मैचुरेशन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है बात क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, और ये देखो, इफ द कोडिंग इज डन एज अंडर,
भाई कुछ कोड्स दिए हुए हैं, नॉलेज को ए का कोड दे दिया है, ठीक, कॉम्प्रिहेंशन को बी, एप्लीकेशन को सी, एनालिसिस को डी, सिंथेसिस को एफ कह दिया है ई की जगह, और इवैल्यूएशन को जी कह दिया है, ठीक। अब आपको ये करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, और ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी ये संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। आंसर यहां चूज कीजिएगा सही से लगा करके। सी, शुभांगिनी कह रही हैं सी, क्यों माने, हम तो नहीं मान रहे सी को, सिंपल है यार, हैप्पी बर्थडे शालू शर्मा। देखो कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो दिमाग से रिलेटेड है, आपके संज्ञान से रिलेटेड है, इसमें सबसे पहले नॉलेज है, फिर कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है आपका, फिर एनालिसिस है, फिर सिंथेसिस है, और फिर लास्ट में इवैल्यूएशन है। तो नॉलेज कहाँ है, नॉलेज कहाँ है, देखो जरा ढूंढो कि नॉलेज कहाँ है। नॉलेज ये रहा, ए तो इसका मतलब फर्स्ट पर आएगा, जहां भी ए फर्स्ट पर नहीं है उसको हटा दो, ठीक। फिर उसके बाद के सी ए है ना, तो कॉम्प्रिहेंशन सेकंड पे आ जाएगा, फिर एप्लीकेशन थर्ड पे आ जाएगा, यानी एबीसी जहां पर भी है वो ठीक है, एबीसी कहीं नहीं है, सिर्फ डी ऑप्शन में ही है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं हुई, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस आ जाता, डी आ जाता, फिर सिंथेसिस आ जाएगा, देन आपका इवैल्यूएशन आ जाएगा, ठीक। तो ये पुरानी टैक्सोनॉमी को ही हम फॉलो कर रहे हैं अभी तक, ठीक है बात। जब तक रिवाइज टैक्सोनॉमी ना लिखा हो तब तक आप रिवाइज की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है बात। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे एक वीडियो बना हुआ है, ना देखा हो तो देखिए। बेसिकली हम पहले नॉलेज यानी कि एज इट इज डेफिनेशन वगैरह या इन सबको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बच्चा याद कर लेता है, फिर वो कॉम्प्रिहेंड करता है, चीजों को समझ करके जानेगा, फिर अप्लाई करेगा रियल लाइफ में। वो जो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखे थे उसको शॉप पर जाकर के अप्लाई करेगा। एनालिसिस मतलब हिस्सों में तोड़ना किसी चीज को, फेल हुए तो क्यों हुए। सिंथेसिस सब कुछ जोड़ करके एक साथ कुछ नया क्रिएट करना, और इवैल्यूएशन मतलब इवैल्यूएट करना, जज करना, ठीक है बात। तो ये कुछ 6 लेवल्स हैं ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में। ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 पक्ष हैं बेसिकली। एक है संज्ञान, जिसमें ये 6 चीजें आ जाती हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट में, जो आपके दिमाग से प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। दूसरा है अफेक्टिव यानी आपके इमोशंस से रिलेटेड, और थर्ड है आपका साइकोमोटर यानी कि आपके गत्यात्मक चीजों यानी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड, ठीक। हेड, हैंड और हार्ट की एजुकेशन से भी इसको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है।